गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए कक्षा 10 में जो आपका हमने कल सुमित्रानंदन पंत की एक कविता चींटी पढ़ाई थी, उसी पाठ में आपको एक दूसरी कविता भी मिलती है जिसका नाम है चंद्रलोक में प्रथम बार। आज हम उस कविता पर बहुत ही अच्छे शब्दों में और आसान भाषा में चर्चा करने वाले हैं। तो सभी लोग जुड़ जाइए, लाइव आ जाइए और सभी लोग देख लीजिए। इस कक्षा को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि ये कक्षाएं आपके अलावा आपके जैसे अन्य बच्चों के पास भी पहुंच पाए और वो लोग भी इस कक्षा का आनंद ले सकें और अपनी पढ़ाई को बराबर जारी रख सकें। तो ज्यादा बातें न करते हुए आते हैं हम अपने टॉपिक पे। जैसा कि ये आपका चैप्टर 8 है, चंद्रलोक में प्रथम बार, और ये लेक्चर नंबर 2 है, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 आपका चींटी से था और दूसरा ये आपका चंद्रलोक में प्रथम बार से है। तो चलते हैं हम। तो उससे पहले हम आप देखते हैं सुमित्रानंदन पंत जी का एक छोटा सा जीवन परिचय। इन्होंने लेखन विधा में काव्य और गद्य दोनों में अपनी लेखनी चलाई है। 1900 ईस्वी में इनका जन्म होता है। कौसानी अल्मोड़ा उत्तराखंड में अब इनका जन्म स्थान पड़ता है। शिक्षा इनकी इंटरमीडिएट तक है। माता का नाम सरस्वती देवी और इनका वास्तविक नाम गुसाई दत्त था। भाषा में ये सरल, सरस तथा सुकोमल खड़ी बोली का उपयोग करते हैं। शैली में चित्रमय, संगीतात्मक और मुक्तक शैली उपयोग होती है। रचनाएं चिदंबरा, युगवाणी, रीता, वीणा, गुंजन, पल्लव, युगांत, ग्रंथि, स्वर्णधुली, ग्राम्य आदि। और सबसे बड़ी बात कि चिदंबरा पर इनको प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, जो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में पहला है। 1977 में इनकी मृत्यु होती है। तो टोटल 77 साल ये पूरे के पूरे जीते हैं। तो आइए चलते हैं हम इनकी बड़ी सुंदर कविता चंद्रलोक में प्रथम बार। जैसा कि आप जानते हैं, इनको प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का राजकुमार कवि, प्रकृति का सुकोमल कवि कहा जाता है, क्योंकि प्रकृति का वर्णन इन्होंने जिस अलंकारों में, जिन बिंबों में, जिन रसों में किया है, जिस शब्द से किया है, वैसा प्रकृति चित्रण और कोई नहीं कर सका है। और ये छायावाद के आप जानते हैं कि ये अस्तंभी कवि हैं। 4 अस्तंभी कवियों में ये भी एक अस्तंभी कवि हैं। तो उन्हीं की प्रथम कविता है चंद्रलोक में प्रथम बार। जैसा कि शीर्षक से ही आपको पता चल गया होगा कि इस कविता का भाव क्या होने वाला है। तो इस कविता का मूल भाव यही है कि जब मानव ने, मनु के पुत्र ने, इस मानव जन ने चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा, तो जो संसार को खुशी हुई और जो मानव जाति को उपलब्धि प्राप्त हुई, वह अक्षय है, कभी ना समाप्त होने वाली है और युगों युगों तक ये गाथा गाई जाएगी। तो इसी पर इन्होंने एक छोटी सी कविता की रचना की, जिसे आज हम पढ़ेंगे, जो इनके काव्य संग्रह रीता से लिया गया है। तो कविता कहीं चलते हैं कि चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण, छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन, दिग्विजयी मनुसूत निश्चय यह महत ऐतिहासिक क्षण, भू विरोध हो शांत निकट आए सब देशों के जन। समझाते हैं कवि पंत जी, कहते हैं कि चंद्रलोक में जब पहली बार चंद्रमा की धरती पर मानव ने अपना पहला कदम रखा, तो छिन्न हुए लो देश काल के, संसार भर के सभी और समय के सभी दुर्जय यानी कठिन परिस्थितियां, बाधा और बंधन सब कुछ समाप्त हो गए। यानी चंद्रमा पर जब पहली बार मानव ने अपने कदम रखे, तो कभी ना जो बाधा उत्पन्न हो रही थी, जो बंधन था, जो रास्ता एकदम दुर्गम था, दुर्जय था, जिसको जीता ना जा सकता था, वो सब समाप्त हो गया। समय की जो बाधा थी, देश की जो बाधाएं थी, वो सब कुछ पूर्णतः से समाप्त हो गई, छिन्न भिन्न हो गई। दिग्विजयी मनुसूत का, मनु का पुत्र, निश्चय ही सभी दिशाओं को, दिग्विजय यानी सभी दिशाओं को जीतने वाला, तो दिग्विजयी हो गया। और महत, यह महत ऐतिहासिक क्षण, और यह मानव के इतिहास में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण के रूप में अंकित हो गया। संसार के, मानव की इतिहास में यह स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला एक समय आ गया। भू विरोध हो शांत,
तो इस पर कवि पंत जी कहते हैं कि धरती के जो झगड़े हैं, जो विरोध है, जो विद्रोह है, वो शांत हो जाएं और निकट आए सब देशों के जन, और इस उपलब्धि को मनाने के लिए, इसके द्वारा एक सूत्र में बंधने के लिए सभी देशों के लोग एक साथ आए और इस ऐतिहासिक क्षण को मनाए, इस ऐतिहासिक क्षण का आनंद ले। कहने का मतलब कि चंद्रलोक में, चंद्रमा की धरती पर जब पहली बार मानव ने अपने कदम रखे, तो संसार अब तक जिस बाधा और जिस दुर्गम परिस्थितियों से जूझ रहा था, देश और काल की जो परिस्थितियां मानव के सामने दीवार के समान खड़ी थी, वो समाप्त हो गई, और निश्चय ही मनु का यह पुत्र सभी दिशाओं को जीतने में सफल हो गया। यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण है, जिस क्षण में अब संसार के लोग अपने अपने झगड़े को छोड़कर सभी एक साथ आए और इस ऐतिहासिक महत्वपूर्ण क्षण का आनंद उठाएं, लाभ उठाएं। तो मनुसूत यहां पर दिया है, मनुसूत यानी मनु का पुत्र, ठीक, मनु का पुत्र। अब यहां पर आपसे पूछ देगा कि इसमें कौन सा समास है, तो आप क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास। क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास है ये, क्योंकि यहाँ पे काके की संबंध आया है, ठीक है, मनु का पुत्र। तो उसके बाद ब आने से, बाधा बंधन यहां पर आने से, आपके अलंकार की बात करें तो अनुप्रास हो गया। भाषा में आप खड़ी बोली जान ही गए, मुक्तक शैली है, ठीक है, और प्रसाद गुण है, और ओज गुण भी यहां पर आएगा, क्योंकि मानव की वीरता, मानव के साहस का वर्णन यहां पर किया गया है। आगे चलते हैं। युग युग का पौराणिक स्वप्न, युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव, समारंभ शुभ नए चंद्र युग का, भू को दे गौरव, फहराए ग्रह उपग्रह में सुख संपद, संपन्न जगत में धरती का श्यामल अंचल, बरसे जीवन मंगल। ठीक, तो यहां पर क्या कहा गया कि युग युग का पौराणिक स्वप्न, जब आदि मानव इस धरती पर आया तो उसको केवल इतना ज्ञान हो पाया शुरू शुरू में कि वो अपने शरीर को ढक सके, अपनी सुरक्षा के लिए औजारों का उपयोग कर सके, और आगे चलकर गुफाओं में रहना सीख सके, भोजन खाना इन सारी चीजें वो कर सके। लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा था कि जो मानव कभी रोटी कपड़ा मकान के लिए तरस रहा है, किसी समय ऐसा भी आएगा कि वो इस धरती को छोड़कर दूसरे ग्रहों पर, दूसरे उपग्रहों पर भी जाने की योजना बना लेगा। तो युग युग का पौराणिक स्वप्न यानी युगों युगों का बहुत पुराना सपना, जो कभी सोचा नहीं गया, जो कभी देखा नहीं गया, आज वो सच हो गया। हुआ मानव का संभव, पुराने समय से मानव का जो अनदेखा सपना था वह आगे चलकर आज के समय में संभव हो गया, पूरा हो गया। समारंभ शुभ नए युग का, कभी न समाप्त होने वाले एक नए चंद्र युग का, एक नए अभिमान युग का आरंभ हो गया है, जो संसार को गौरव दे रहा है, जो धरती को और भी ऊंचा उठा रहा है, धरती को और भी गौरवान्वित कर रहा है। फहराए ग्रह उपग्रह में, मानव ने ग्रहों में, उपग्रहों में अपने झंडे को फहराए हैं, और सुख संपद संपन्न जगत में, और इस संपन्नता सुख समृद्धि से भरे हुए संसार में मानव ने धरती का सांवला आंचल फहरा दिया है, और इसके साथ साथ उसने ग्रहों उपग्रहों पर भी अपने धरती के श्यामल आंचल को फैला दिया है। आज भी आप चंद्रमा पर चले जाएं, अगर कोई जाए तो वहां पर आप जाएंगे तो पहली बार जो व्यक्ति चंद्रमा पर गए थे, आज भी उनके कदमों के निशान ज्यों के त्यों पड़े हैं, और उनके द्वारा जो चीजें वहां पर रखी गई हैं वो ज्यों की त्यों आज वहीं पर हैं। इतना तक कि वहां पर जो झंडा जिस स्थिति में उस समय गाड़ा गया था, उसी स्थिति में आज भी बना है। तो वही धरती का
श्यामल अंचल धरती से उठकर चंद्रमा की धरती पर भी फहर चुका है। बरसे जीवन मंगल, और इस कारण हम सभी लोगों के जीवन में एक मंगलकारी सुख बरसे, ऐसी हमारी कामना है। कहने का मतलब कि युगों युगों से मानव का अनदेखा सपना पूरा होता है और एक कभी न समाप्त होने वाले नए चंद्रयुग का प्रारंभ होता है, जो कि इस संसार को गौरवान्वित करता है, क्योंकि मानव ने ग्रहों उपग्रहों पर धरती के श्यामल आंचल को, अपने झंडे को, अपने तिरंगे को या अपने देश के ध्वज को ले जाकर फहराया है, उस पर लगाया है। सुख संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल। तो इस कारण धरती की इस सुखमय परिस्थिति में धरती के लोगों पर सुख संपदा संपन्नता बरसे और एक उनका जीवन मंगलकारी हो, ऐसी मेरी कामना है। आगे कहते हैं कि अमेरिका सोवियत बने नवदिक रचना के वाहन। अमेरिका सोवियत बने नवदिक रचना के वाहन, जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हो विस्तृत मन, अणुयुग बने धरा जीवन हित, स्वर्ग सृजन का साधन। अब यहाँ पे कहते, आप जानते हैं अमेरिका और सोवियत 1914 में जब प्रथम विश्व शुरू हुआ था, तो आप जानते हैं कि अमेरिका और सोवियत दोनों एक दूसरे के विरोधी थे, दोनों एक दूसरे के विरोधी राष्ट्र थे। तो युद्ध के साथ साथ यानी धरती पर इनमें जो दुश्मनी थी वो अंतरिक्ष तक पहुंच गई। सोवियत ने अपना मिशन लॉन्च किया और पहली बार कोई मानव इस धरती से उड़कर अंतरिक्ष में पहुंचा, और केवल अंतरिक्ष में पहुंचा। लेकिन अमेरिका उससे 2 कदम आगे बढ़ा, उसने अपने लोगों को भेजा और वो भी अंतरिक्ष पर में भेजा, लेकिन अंतरिक्ष से भी आगे भेजा कहां? चंद्रमा की धरती पर। सोवियत रूस ने तो केवल अंतरिक्ष में भेजा यूरी गागरिन को, लेकिन अमेरिका ने जो नील आर्मस्ट्रांग थे उनको चंद्रमा पर भेज दिया। यानी धरती के साथ साथ उनकी प्रतिद्वंदता आपके अंतरिक्ष में भी विद्यमान रही। तो अमेरिका सोवियत बने नवदिक रचना के वाहन। अमेरिका और सोवियत रूस नई दिशाओं की रचना के वाहन बन गए, नई रचनाओं के दूत बन गए, क्योंकि इन्होंने ही पहली बार चंद्रमा और अंतरिक्ष में जाने का काम शुरू किया। जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हो विस्तृत मन, और इस कारण जीवन की जो पद्धतियां हैं उनके भेद इस प्रकार से खुल जाएं कि वो सभी के मनों में पूर्ण रूप से घुल मिल जाएं, सभी के मन में समा जाएं, समन्वित हो जाएं। अणुयुग बने धरा जीवन हित, और यह जो अणुयुग प्रारंभ हुआ है वह धरती के जीवन के हित के अनुसार चले, उसके अनुसार बने स्वर्ग सृजन का साधन, और यह इस धरती पर ही स्वर्ग के निर्माण का साधन बने। यह जो वैज्ञानिक युग चला है यह मनुष्य के लिए वरदान ही साबित हो और धरती पर ही इंसान का स्वर्ग स्थापित हो, ऐसा कवि की कामना है। तो कहते हैं कि अमेरिका सोवियत बने नवदिक रचना के वाहन। अमेरिका और सोवियत रूस पहली बार अपने अपने लोगों को अंतरिक्ष और चंद्रमा पर भेजते हैं, जिस कारण वो नई रचना, नए वैज्ञानिक युग के वाहक बन जाते हैं संसार के लिए। और जो मनुष्य की जीवन पद्धति है उसका भेद अब सभी के मन में समान रूप से समन्वित हो, समान रूप से शामिल हो, और यह अणु युग और यह जो नवीन युग वैज्ञानिक युग शुरू हुआ है वह लोगों के जीवन के लिए एक स्वर्ग के समान साधन का निर्माण करे और मानव के जीवन के हित के हिसाब से चले, उसका कल्याण करे, ऐसी मेरी कामना है। स्वर्ग सृजन का साधन मतलब स्वर्ग के निर्माण का साधन बने यह वैज्ञानिक युग। आगे, मानवता ही विश्व सत्य, भूराष्ट्र करे आत्म अर्पण।
धराचंद्र की प्रीति परस्पर जगत प्रसिद्ध पुरातन, हृदय सिंधु में उठता स्वर्गीय की ज्वार देख चंद्रानन। मानवता ही विश्व सत्य, संसार में केवल एकमात्र धर्म ही सत्य है और वो है मानवता का धर्म। भू राष्ट्र करे आत्म अर्पण, इसलिए संसार के सभी देश अपने आप को इस उपलब्धि पर आत्मसमर्पित कर दे। भू माने धरती हो गया। धराचंद्र की प्रीति परस्पर, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं चंद्रमा और धरती का प्रेम बहुत पुराना है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा धरती का ही एक टुकड़ा है और इसीलिए वो धरती का चक्कर टूटने के बाद भी लगाता रहता है। धराचंद्र की प्रीति परस्पर, तो धरती और चंद्रमा का प्रेम आपस में बंधा हुआ है। जगत प्रसिद्ध पुरातन, यह संसार में प्रसिद्ध है और बहुत पुराना है। हृदय सिंधु में उठता स्वर्गीय ज्वार देख चंद्रानन, इसका प्रमाण यही है कि पूर्णिमा की रात्रि में आपने देखा होगा कि चंद्रमा को देखकर समुद्र में ज्वार भाटा उठता है। यह चंद्रमा और धरती के प्रेम का प्रमाण है। अब पता नहीं कौन सी ऐसी शक्ति है कि चंद्रमा के प्रकाश को देखकर धरती के सागर में ज्वार भाटाएं उठती हैं। तो यह इसके पुरातन प्रसिद्ध जो संसार में अमर प्रेम की निशानी है उसके रूप में प्रसिद्ध है। हृदय सिंधु में यानी धरती के, या हृदय का मतलब धरती का हृदय है, ठीक है। धरती के हृदय का जो सागर है, सिंधु यानी सागर है, उसमें ज्वार भाटाएं उठती हैं चंद्रानन यानी चंद्रमा का मुख देखकर। चंद्रानन, चंद्रमा का मुख देखकर स्वर्ग के समान स्वर्ग तक पहुंचने वाली ज्वार भाटाएं इस सागर में उठती है। तो कहा गया है कि मानवता ही एकमात्र धर्म है जो संसार में सत्य है। इसलिए सभी देशों के लोग अपने आप को इस उपलब्धि पर आत्म अर्पित करें, क्योंकि धराचंद्र की प्रीति परस्पर जगत प्रसिद्ध पुरातन। धरती और चंद्रमा का प्रेम, धरती और चंद्रमा का जो प्रेम है वो आपस में बहुत ही पुराना प्रसिद्ध संसार में माना जाने वाला है। और हृदय सिंधु में उठता स्वर्गीय ज्वार देख चंद्रानन, इसका प्रमाण यही माना जा सकता है कि पूर्णिमा की रात्रि में जब चंद्रमा के मुख को सागर देखता है तो उसके हृदय में ज्वार भाटाएं उठती हैं। उठती हुई लहरों को ज्वार कहते हैं और गिरती हुई लहरों को भाटा कहते हैं। तो इसका प्रमाण यही है कि पूर्णिमा की रात्रि में जब चंद्रमा के मुख को, जब चंद्रमा को सागर देखता है तो उसके हृदय में ज्वार भाटाएं उठती हैं, उसकी पानी में लहर उठती है। ये इन दोनों के प्रेम का प्रमाण है। तो हृदय सिंधु, हृदय का सिंधु, सॉरी सिंधु का हृदय, ठीक है। तो यहां पर भी तत्पुरुष समास, और भाषा में आप जानते हैं खड़ी बोली और ओज गुण है, इस कारण वीर रस भी आ गया और श्रृंगार भी आ गया, क्योंकि धरती और चंद्रमा के प्रेम का वर्णन है, ठीक है। और इसके बाद आपके मुक्तक शैली आ गई। तो ये इनका था चंद्रानन। अब चंद्रानन में पूछ लेगा कि चंद्रानन में कौन सा समास है, तो चंद्र का आनंद, चंद्रानन यानी चंद्रमा का मुख, तो कर्मधारय समास, क्योंकि यहाँ पर किसी तीसरे पद की प्रधानता तो है नहीं, बस कहा गया है चंद्रमा का मुख, बात खत्म। चंद्रानन, दो पद आए हैं तो कर्मधारय समास। अब यहीं पर किसी तीसरे पद की प्रधानता होती तो बहुब्रीही हो जाता, लेकिन यहाँ पर केवल चंद्रमा को ही लेकर पूछा गया है, केवल दो पद की पुष्टि हुई है तो कर्मधारय समास, ठीक है। तो इस तरह आपने देखा कि चंद्रलोक में प्रथम बार, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए ये सारी चीजें, दो तीन बार आप वीडियो को
दौड़ाकर अपने हिसाब से इसको देखेंगे, समझेंगे तो बड़े ही आसान शब्दों में आप ये समझ पाएंगे। और ये मुक्तक शैली में लिखा गया है तो शब्द बहुत ज्यादा कठिन है नहीं, इसलिए आप इसको आराम से समझ सकते हैं। 2-3 बार देख लेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो आशा करते हैं कि आपको यह चंद्रलोक में प्रथम बार जो अध्याय था ये समझ में आया होगा। बाकी चीजों के लिए हमें कमेंट करिएगा कि आपको यह क्लास कैसी लगी। हमारे इस YouTube चैनल इराज रैंकर्स को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आप लोगों की तरह जितने भी बच्चे आज जुड़े हैं उन बच्चों की तरह और भी बच्चे इस क्लास से जुड़े और डेली अपनी पढ़ाई को छुट्टी के दिनों में बराबर करते रहें, ताकि वो पढ़ाई से अलग ना हो पाए। एकदम विद्यालय खुलने पर ये ना उनको लगे कि अरे पुराना चीज क्या पढ़ाया गया, पहले क्या पढ़ाया गया, अब फिर से पढ़ाना पड़े, तो ये चीज ना हो। ऐसा हो कि आप छुट्टी में एक बार पढ़ लो और फिर क्लास में उसका रिवीजन हो जाए, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आज की कक्षा में केवल इतना ही, फिर हम आपसे आज विदा लेते हैं। अगले दिन हम आपके लिए फिर ऐसी ही कोई क्लास लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।